ये विपक्षी एकता जो है ना, ये केवल बस एक मैसेज देना है कि हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक ही है और उससे बाहर उनका प्रभाव नहीं है। और नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उनका संगठन पार्टी सभी राज्यों में मजबूत है और सभी राज्यों में उनका जो चेहरा जो है प्रधानमंत्री का, वो वहाँ के लोकल लीडर से ज़्यादा मजबूत है। कितना प्रभाव नीतीश कुमार डालेंगे तमिलनाडु में, कितना प्रभाव डालेंगे नीतीश कुमार तेलंगाना में, कितना प्रभाव डालेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है शिवसेना महाराष्ट्र में, ये और वो लोग कितना बिहार में प्रभाव डाल पाएंगे। 7 दलों के रहते हुए बीजेपी ने इनको हरा दिया, कोडनी का हराया, गोपालगंज का हराया। और मोकामा के बारे में तो वहाँ पर तो अनंत सिंह का अपना एक वहाँ पर वोट है, उनका एक अपना प्रसिद्धि है जिसके कारण उनको मिला। और ये कहा भी जाता है कि मोकामा में जो है अनंत सिंह की जीत थी ना कि महागठबंधन की। जनता जो है ना, वो विधानसभा के लिए अलग मूड रखती है और लोकसभा के लिए अलग मूड रखती है। तो ये चीज बिहार में भी हो सकता है। बिहार में भी महागठबंधन 2015 में जीता, उसके पीछे कई कारण थे। कारण ये था कि बिहार में उस समय मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके। चेहरा कोई नहीं दिया गया था एनडीए के द्वारा। पिछले 8 सालों में नीतीश कुमार की छवि बहुत गिरी है, जो कि उनके चुनावों से पता चल सकता है। 2020 का देखिए विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में जिसके साथ नीतीश कुमार लड़े वो हार गया। बोचहाक बीजेपी के साथ लड़े, हार गया। आपको गोपालगंज बीजेपी के साथ राजद के साथ लड़े, हार गया। कुर्नी राजद के साथ लड़े, हार गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जनता जो है वो 2015 के चुनाव में वो नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट की थी। क्या एक चेहरा के अंडर में हो सकता है? क्या कांग्रेस ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि उसका कोई प्रधानमंत्री ना बने, जबकि सबसे ज्यादा सीट उन्हीं का रहेगा? ये गारंटी है, क्योंकि अभी भी जितने दल को हम देख लें उन सब में ज्यादा सीट कांग्रेस का भी है। भले ही खराब प्रदर्शन हो, लेकिन 54 सीट उनका ही है। 54 के से ज्यादा किसी भी क्षेत्रीय दल का सीट नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसको भी समर्थन दिया है वो 6 महीना से अधिक सरकार नहीं चला है। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे आई.के. गुजराल हो, किसी का भी सरकार 6-7 महीना साल भर से अधिक नहीं चला हुआ है। तो एक चलेगा नहीं। सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा के सामने कौन सा चेहरा खड़ा होगा। तो ये विपक्षी एकता की जो बातें चल रही हैं, ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये परिणाम वैसा देगा कि नहीं देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इतना सुनने में अच्छा लग रहा है कि विपक्षी एकता हो रही है, ये संपूर्ण विपक्षी एकता नहीं है, ये ऊपरी विपक्षी एकता है और इसका प्रभाव वही होगा जो पहले से डिसाइडेड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना योजना बनाने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आता है और उस फोन में तमाम बातें होती हैं, विपक्ष को मजबूत करने की बातें होती हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी मौजूद हैं। इस विषय पर बात करेंगे और यह जानकारी लेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष कितना मजबूत है। देखिए, नीतीश कुमार के पास फोन आया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, स्टालिन उनके पास गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास फोन गया और ये कहा गया कि विपक्षी एकता को लेकर जो है हम लोग प्रयास करें और 2024 में हमको किसी भी तरह मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। यही है उनका प्लान। नीतीश कुमार लगातार जो है हर एक मंचों से कांग्रेस को लेकर ये कहते रहे हैं कि आप आए हमारे साथ, आप अगुवाई करें और सभी अगर विपक्षी दल एक हो जाएंगे तो हम लोग 100 से नीचे पैक कर देंगे बीजेपी को। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो कैसे ये हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप देखा जाए तो विपक्षी एकता क्या होगा? हर एक राज्यों में जितने भी ये नेता हैं ये अपने राज्य में मजबूत हैं और इसी दम पर हो रहा है कि सभी हम लोग मिलें और वोटों का बिखराव ना हो। बिहार में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है विपक्षी एकता। जो भी दल विपक्ष में हो सकते हैं वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। 7 दलों का सरकार यहाँ पर है बिहार में, तो यहाँ विपक्षी एकता तो ऑलरेडी स्थापित है, लेकिन पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है। तो आप ये देखिए कि कितना प्रभाव नीतीश कुमार डालेंगे तमिलनाडु में, कितना प्रभाव डालेंगे नीतीश कुमार तेलंगाना में, कितना प्रभाव डालेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है शिवसेना महाराष्ट्र में, ये और वो लोग कितना बिहार में प्रभाव डाल पाएंगे।
सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर इन लोगों को जो भी वोट आना है वो अपने राज्यों में ही आना है। जैसे कि अब नीतीश कुमार को लगता है कि जातीय समीकरण जोड़कर हम लोग इस बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, जैसे कि जैसे 2015 के चुनाव में हुआ, विधानसभा के चुनाव में हुआ। तो लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो 3 विधानसभा का उपचुनाव हुआ है बिहार में, उसमें महागठबंधन के द्वारा लड़ा गया, लेकिन उसमें इनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जिस तरह ये सोचा गया था कि जिस तरह समीकरण है उसी समीकरण के हिसाब से हम परफॉर्मेंस कर लेंगे, वैसा नहीं हुआ। 7 दलों के रहते हुए बीजेपी ने इनको हरा दिया, कोडनी का हराया, गोपालगंज का हराया। और मोकामा के बारे में तो वहाँ पर तो अनंत सिंह का अपना एक वहाँ पर वोट है, उनका एक अपना प्रसिद्धि है जिसके कारण उनको मिला। और ये कहा भी जाता है कि मोकामा में जो है अनंत सिंह की जीत थी ना कि महागठबंधन की। तो ये जो है अब है कि 7 दल तो यहाँ बने हुए हैं, और इस तरह भी अगर विपक्षी एकता न भी हो तो भी उस राज्यों में वो पार्टियां अपना चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। देखिए वहां पर बड़े पार्टियों से बात हो रहा है, आपने स्टालिन से बात किया, AIADMK से बात किया आपने, क्या जो वहां पर अन्ना द्रमुक जो है वो स्टालिन के साथ जाने के लिए तैयार हैं? फिर से आपने महाराष्ट्र में बात किया, उद्धव गुट से बात किया, क्या उनके भाई जो हैं चचेरे भाई राज ठाकरे उनके साथ आने को तैयार हैं? फिर से आप KCR से बात करते हैं, वहां तेलुगु देशम क्या उनके साथ आने के लिए तैयार हैं? जबकि ये पार्टियां जो हैं वहां पर प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर। तो आप वहां के रूलिंग जो पार्टी है उससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये समीकरण बदल जाता है। अब देखिए ना, बंगाल में चुनाव हुआ, एक तरफा जीत मिला वहां पर ममता बनर्जी को, लेकिन लोकसभा चुनाव में 18 सीट वहां पर बीजेपी जीत गई। फिर से देखिए आप यहाँ पर उड़ीसा में एक तरफा जीत मिलता है नवीन पटनायक को, लेकिन वहां भी लोकसभा में 15 या 18 सीट वहां भी बीजेपी जीत गई। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जनता जो है ना वो विधानसभा के लिए अलग मूड रखती है और लोकसभा के लिए अलग मूड रखती है। तो ये चीज बिहार में भी हो सकता है। बिहार में भी महागठबंधन 2015 में जीता, उसके पीछे कई कारण थे। कारण ये था कि बिहार में उस समय मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सके, चेहरा कोई नहीं दिया गया था NDA के द्वारा। फिर से बता दें 2015 में जो नीतीश कुमार की छवि थी उसमें दूसरी छवि थी। उस समय नीतीश कुमार बहुत ही मजबूत और अपने कार्यों के चलते जाने जाते थे, लेकिन पिछले 8 सालों में नीतीश कुमार की छवि बहुत गिरी है, जो कि उनके चुनावों से पता चल सकता है। 2020 का देखिए विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में जिसके साथ नीतीश कुमार लड़े वो हार गया, बोचहा बीजेपी के साथ लड़े हार गया, आपको गोपालगंज बीजेपी के साथ राजद के साथ लड़े हार गया, कुर्नी राजद के साथ लड़े हार गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जनता जो है वो 2015 के चुनाव में वो नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट की थी, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव आएगा चेहरा कौन होगा? सबसे बड़ा बात विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं, चेहरा कौन होगा? क्या ये सभी दल कांग्रेस की अगुवाई में आ जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ये सभी दल कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हो जाएंगे? जबकि आपको पता है कि जो KCR जो थे वो पटना आए थे और नीतीश कुमार से बात नहीं बनने का एक ही कारण था कि नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात करते थे और KCR कहते थे कि विदाउट कांग्रेस हमें एक फ्रंट बनाना है। वही हाल स्टालिन का भी है, वही हाल ममता बनर्जी का भी है। तो क्या जो चेहरा बनेगा, क्या चेहरा पर सब कोई कंप्रोमाइज कर जाएगा? नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है, RJD खुलेआम कहती है, इनके दल के लोग खुलेआम कहते हैं कि 24 में जो है सभाओं में चर्चा, भले नीतीश कुमार ना बोले लेकिन उनके साथ रहने वाले सहयोगी उनके पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार 24 में बिहार से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे और बनेंगे भी। तो क्या सबसे पहला बात है कि क्या एक चेहरा के अंडर में हो सकता है? क्या कांग्रेस ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि उसका कोई प्रधानमंत्री ना बने, जबकि सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं का रहेगा? ये गारंटी है, क्योंकि अभी भी जितने दल को हम देख लें उन सब में ज़्यादा सीट कांग्रेस का भी है, भले ही खराब प्रदर्शन हो लेकिन 54 सीट उनका ही है, 54 के से ज़्यादा किसी भी क्षेत्रीय दल का सीट नहीं है। तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा प्रश्न। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए इन लोगों में जीतने के बाद भी अगर बन जाता है सहमति, तो क्या कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसको भी समर्थन दिया है वो 6 महीना से अधिक सरकार नहीं चला है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे IK गुजराल हो,
किसी का भी सरकार 6-7 महीना साल भर से अधिक नहीं चला हुआ है, तो एक चलेगा नहीं। सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा के सामने कौन सा चेहरा खड़ा होगा, कौन सा चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा? क्या नीतीश कुमार उसके सामने खड़ा हो सकते हैं? मोदी जी के सामने नीतीश जी आ सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा चीज, नीतीश जी नहीं होते हैं, क्या स्टालिन कर हो सकते हैं? क्या स्टालिन को लेकर नॉर्थ इंडिया में उतना समर्थन मिल सकता है? फिर से आप केसीआर को लेकर क्या मिल सकता है उतना समर्थन? क्या वो नरेंद्र मोदी के बराबरी में वो कर सकते हैं कंपैरिजन? फिर से बात करें ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के साथ है कि क्या कांग्रेस से वो समझौता कर सकती हैं? कांग्रेस को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मान सकती हैं, या फिर कांग्रेस उनको मान सकता है, या फिर ममता बनर्जी को और दल मानने को तैयार हैं? तो देखिए, ये विपक्षी एकता जो है ना, ये केवल बस एक मैसेज देना है कि हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक ही है और उससे बाहर उनका प्रभाव नहीं है। और नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उनका संगठन पार्टी सभी राज्यों में मजबूत है और सभी राज्यों में उनका जो चेहरा जो है प्रधानमंत्री का, वो वहां के लोकल लीडर से ज्यादा मजबूत है। आप देख लीजिए 2020 के ही विधानसभा चुनाव में जो प्रथम द्वितीय फेज का जो चुनाव हुआ था शाहाबाद इस सब क्षेत्र में, वहां स्थिति खराब हो गई थी और वहां पर महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बाद में नरेंद्र मोदी के रैलियों को बढ़ाया गया और उसके बाद बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बन पाई थी और इसके लिए कहा गया कि मोदी के रैली बढ़ाने के कारण ही वोट जो है वो एनडीए के फेवर में आ पाया। अगर नरेंद्र मोदी अपने रैलियों को नहीं बढ़ाते तो बिहार की सरकार हाथ से निकल जाती है एनडीए की। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव तो है सब जगह, बिहार में भी है। बिहार में इन्होंने 39 सीट जीता 2019 के चुनाव में, और अभी भी देखा जाए जो सर्वे बता रहा है नरेंद्र मोदी जो है उनका सर्वे में काफ़ी आगे है। पसंद लोग का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके बराबर में कोई भी नहीं है। कहे तो उनके बहुत नीचे दूसरा आदमी का नाम आता है। तो ये विपक्षी एकता की जो बातें चल रही हैं ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये परिणाम वैसा देगा कि नहीं देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विपक्षी एकता की बात हो गई, पीएम कैंडिडेट की बात हो गई। अब बात यहाँ आती है कि जो सीट का बंटवारा होता है, तो क्या अगर विपक्ष जो है जितने सीट पर 324 सीट है लोकसभा सीट, 545 लोकसभा सीट में जो सीटों का बंटवारा होगा, तो क्या सहमति बनेगी तमाम पार्टियों में कि जिसको जितना सीट मिलता है उस पर सहमति रहेगी, या फिर भीतर से वह नाराजगी उत्पन्न होगी और फिर वह विपक्ष के लिए सही नहीं रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीटों का बंटवारा होगा, वो जो नहीं भी साथ आएंगे तो वही होने वाला है। आप सोचिए कि बिहार में जो 7 दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, सीपीआई है, सीपीएम है और मांझी जी की पार्टी है, तो बिहार के 40 सीट तो इन्हीं के बीच में बटेंगे ना। इसमें तो डीएमके नहीं आएगा और डीएमके को वोट भी नहीं मिलेगा, और न ही जदयू आरजेडी ना तमिलनाडु जाने वाली है, वहां भी नहीं वोट मिलने वाला है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जहां विपक्षी एकता हो या ना हो, वो चुनाव विपक्षी एकता के होने के बाद भी उसी फॉर्मेट में लड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि बिहार से यही 7 दल लड़ने वाले हैं, वो विपक्षी एकता हो या ना हो। कांग्रेस पूरे 40 सीट पर नहीं लड़ने वाली है, वो इनके साथ गठबंधन करके ही लड़ेगी, क्योंकि पता है 40 सीट पर लड़ेंगे 40 हार जाएंगे, उतना बड़ा वोट आधार नहीं है। उसी तरह जिस तरह से स्टालिन जी डीएमके तमिलनाडु में लड़ती है, उसी फॉर्मेट में वो लड़ेगी। हाँ, गठबंधन कब हो जाए मजबूत, जब वहां पर तमिलनाडु में जो अन्ना द्रमुक है वो भी साथ में हो जाए, तेलुगु देशम भी साथ में हो जाए केसीआर की पार्टी के साथ। वहां पर महाराष्ट्र में जो बना हुआ है, कांग्रेस है, फिर से एनसीपी है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना है, उसका बता दें राज ठाकरे भी उनके साथ हो जाते हैं। ये सारे दल बीजेपी के छोड़ के एक साथ हो जाएं तब वहां पर प्रभाव डाल सकते हैं। उसी तरह देख ले अगर महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में है कि लेफ्ट भी साथ हो जाए, ममता बनर्जी भी साथ में हो जाए, कांग्रेस भी साथ में हो जाए, तब वहां प्रभाव डाला जा सकता है। लेकिन ये चीज तो वहां हो नहीं रहा। राज्य स्तर पर जो है वो विपक्षी एकता का प्रयास तो कल बिहार छोड़ के कहीं हुआ ही नहीं। आप देख ले, बिहार छोड़कर बिहार में विपक्ष के जो भी दल हैं वो एक साथ हैं, लेकिन ऐसा तो सब जगह है नहीं। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में आप अलग है, कांग्रेस अलग है, अकाली दल अलग है, बीजेपी अलग है। वहां पर अगर बीजेपी के खिलाफ अकाली, कांग्रेस और आप तीनों हो जाए तब वो विपक्षी एकता माना जाएगा। उसी तरह हरियाणा में है, इंडियन नेशनल लोकदल एक हो जाए, फिर से कांग्रेस एक हो जाए,
वहाँ पर फिर से जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है वो एक हो जाए, तब वो होगा कि हाँ सभी जगह बीजेपी को आप जो है हर एक जिस राज्य में बीजेपी नहीं है उस राज्य का मुख्य विपक्षी दल तो अभी भी उनके खिलाफ है और मेन टक्कर तो उन्हीं के साथ उनका होता है। आप देख लीजिए तमिलनाडु में हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है अन्ना द्रमुक और डीएमके के बीच में, इन दोनों में हमेशा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टालिन अभी मुख्यमंत्री हैं तो सारा वोट उन्हीं के पास है। अगर वो हाँ डीएमके अन्ना द्रमुक के साथ कर लेते हैं तब होगा कि वहाँ बीजेपी का रास्ता खुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ की और छोटी पार्टी जो है उसको उन सबको जोड़ लेते हैं तब वहाँ पर बीजेपी का रास्ता खुलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ तो हो नहीं रहा है ना, आप जो वहाँ पर शासन में है उसको मिलाने की बात कर रहे हैं और उनके साथ पूरा वोट है नहीं, उनको वहाँ के रीजनल पार्टी ही कमजोर करती है। केवल बिहार में है, यूपी में भी आप देख लें मायावती और अखिलेश यादव साथ में लड़े, क्या उसका रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं आ पाया। 11 सीट पर मायावती जीती और 5 सीट पर मुलायम सिंह के लड़के जीते, तो वहाँ पर तो वो एकता जो है वह नहीं काम कर पाया। तो उसी तरह है ये महागठ जो विपक्षी एकता जो है वो केवल रूलिंग पार्टी को एक करके उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस राज्य में भी उसको चुनौती है और उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा। ये पूरी तरह से विपक्षी एकता नहीं है और ऐसा होना भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे किसी पार्टी राज्य के दल जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि वहाँ की रूलिंग पार्टी से उनका भी प्रॉब्लम है और उसमें वो बीजेपी का साथ चाहते हैं और यही बहाना लेकर बीजेपी वहाँ उस राज्य में घुसती है। तो ये विपक्षी एकता जो है ना ये बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए हाँ ये रहता कि कांग्रेस का जैसे विपक्षी एकता होता बिहार के सारे दल एक हो जाते हैं, केवल अकेला बीजेपी रहता, तब होता कि हाँ बीजेपी के लिए मुश्किल होता, लेकिन ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए बिहार में जो भी हो महागठबंधन जो भी अपना परफॉर्मेंस करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के आधार पर ही पूरा जगह पर ऐसा होगा कि बिहार के अलावा किसी भी राज्य में इतना मजबूत गठबंधन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी मजबूत हुई है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। बीजेपी ने यहाँ पर जातीय समीकरण को काफ़ी तोड़ा है, कोयरी को कुर्मी से अलग कर दिया, लौकुश उसको तोड़ दिया, अति पिछड़ी जातियों में बहुत अपना पैठ बनाया हुआ है। यहाँ पर जो पासवान जाति के हैं वो भी उनके साथ में हैं। तो ये सब जो है बीजेपी ने भी सारे खेल किए हैं, तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है कि विपक्षी एकता हो रही है, ये संपूर्ण विपक्षी एकता नहीं है, ये ऊपरी विपक्षी एकता है और इसका प्रभाव वही होगा जो पहले से डिसाइडेड है, कुछ नया नहीं होने जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न होगा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव जो जनता का मूड होता है विधानसभा में अलग होता है, लोकसभा में जनता का मूड अलग हो जाता है, पर इस बात को नेता नहीं समझ पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो आप बहुत सही बात है। देखिए पहले क्या था कि 2014 से पहले सभी जो क्षेत्रीय दल थी मजबूत थे, कांग्रेस भी अच्छा स्थिति में था, प्रधानमंत्री का चेहरा पर वोट नहीं होता था, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा उतना मायने नहीं रखता था। लेकिन 2014 के बाद से चेहरा का राजनीति बहुत मजबूत हो गया है। हर एक वोटर भले हो राज्य में किसी अन्य दल को वोट देता हो, बिहार में ही हुआ है कि जो बिहार का इलेक्शन हुआ है महागठबंधन को वोट दिए हैं। आखिर आप ही सोचिए ना 2015 में महागठबंधन ने विजय पताका लहराया बिहार में और 19 में क्या हुआ, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला, करारी हार सब जगह। ये नहीं कि कोई 2000-4000 से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जनता जो है वो प्राथमिकता देखती है कि बिहार की स्टेट के लिए कौन जरूरी है और केंद्र के लिए कौन जरूरी है। और सबसे बड़ा अभी विपक्षी दलों के पास प्रॉब्लम ये हो गया है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी के कद का कोई उनके पास चेहरा नहीं है। प्रॉब्लम यही है और ये प्रॉब्लम स्टेट में बीजेपी के सामने है कि नीतीश कुमार जैसे बिहार में हैं, उनके सामने जो है इनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। इसी तरह देख ले बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं है। इसी तरह हम देख ले तमिलनाडु में तो स्टालिन के सामने इनके पास मजबूत चेहरा नहीं है, वैसा व्यक्तित्व तो नहीं है। तो ये फायदा जो है इसका फायदा विधानसभा लोकसभा में बदलते रहता है। तो सबसे पहले तो एक नेता को आपको खड़ा करना पड़ेगा जो कंपैरिजन हो, जिसमें देखा जाए कि वो अपने शासनकाल में कैसा काम किया और नरेंद्र मोदी से उसका कंपैरिजन। आखिर प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आए थे उन्होंने गुजरात मॉडल रखा अपना, बताया उन्होंने कि मैंने किस तरह वहाँ पर काम किया, कैसे गुजरात को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में मैंने ला दिया। ये गुजरात मॉडल रखे ना, तो वैसा ही मॉडल नरेंद्र मोदी के सामने रखना पड़ेगा
और वो जो है जब तक नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल लगता है, तब तक जो है जनता जो है वो बिना चेहरा के वोट, चेहरा बहुत मायने रखता है और नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट पड़ता है, ये सर्वमान्य है, ये इसमें कोई आप काट नहीं दे सकते हैं इसका। जिसका उदाहरण है आपको बिहार है, यूपी है, बंगाल है, जहाँ पर एक छत्र जी राज है ममता बनर्जी का, फिर भी वहाँ बीजेपी को नवीन पटनायक के जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर मिलता है। तो ये बहुत बड़ा चेहरा जो है ना, चेहरा इन लोगों को देना पड़ेगा और जब तक बराबरी का चेहरा नहीं देंगे तब तक वोट परसेंटेज भी इनको नुकसान उठाना पड़ेगा लोकसभा में। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह विपक्ष के लिए काफ़ी कठिन साबित होने वाला है। अगर विपक्ष में एकता बनी रहती है तभी जाकर विपक्ष अपना विजय पताका फहरा पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आपने आदेश पुरी जी को सुना और तमाम बातों को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखा। तो आप इस परिचर्चा के बारे में क्या सोचते हैं और विपक्ष की एकता के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स जो बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।